कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आप सभी अपने घर पे दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई करके बहुत खुश होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत हम कक्षा 9 के गणित के हेरोन के सूत्र को पढ़ते हुए करेंगे, यानी हेरोन्स फॉर्मूला को पढ़ेंगे। उसके बाद विज्ञान का पाठ जो हमने पिछली कक्षा में शुरुआत की थी, बल तथा गति के नियम, उसके बारे में आगे और कुछ बातें जानेंगे। बच्चों, कक्षा 9वीं की पढ़ाई के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे और गणित में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम विज्ञान के मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी तैयार हैं बच्चों? अपना कॉपी और कलम ले लीजिए, शुरू करते हैं आज के एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम हेरोन का सूत्र अध्याय का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था हेरोन के सूत्र पर आधारित प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हेरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि किस तरह हम हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है ABCD। क्या आप इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? अभी आपको लग रहा होगा कि आप नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन अगर मैं इस चतुर्भुज को दो भागों में बांट दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक भाग में है ABD और दूसरे भाग में है BDC, तो क्या अब आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, अब आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल को और त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी चतुर्भुज को दो भागों में बांटकर उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD की आकार का है, जिसमें कोण C बराबर है 90 डिग्री के, AB बराबर है 9 मीटर के, BC बराबर है 12 मीटर के, CD बराबर है 5 मीटर के और AD बराबर है 8 मीटर के। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की हल की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हल में हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि AB बराबर है 9 मीटर के, BC बराबर है 12 मीटर के, कोण C बराबर है 90 डिग्री के, CD बराबर है 5 मीटर के और AD बराबर है 8 मीटर के। और हमें ज्ञात करना है यह चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो आइए ज्ञात करते हैं हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले विकर्ण BD को मिलाएंगे। जब हम विकर्ण BD को मिलाएंगे तो हमें यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बटा हुआ दिख रहा होगा। पहला है त्रिभुज ABD और दूसरा है त्रिभुज BCD। यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज BCD जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, जिससे कि हम BD का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम BD का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बराबर होगा वर्गमूल BC का वर्ग योग CD का वर्ग। तो BC दिया हुआ है यहाँ पर हमें 12 मीटर और CD दिया गया है 5 मीटर, जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा BD बराबर वर्गमूल 12 मीटर का वर्ग योग 5 मीटर का वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 169 मीटर वर्ग, यानी कि BD मिल गया है हमें 13 मीटर। तो चलिए
अब हम ज्ञात करेंगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हम इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर आधार और ऊंचाई के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 12 गुने 5 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30 मीटर वर्ग, यानी कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर है 30 मीटर वर्ग के। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल ABD का। त्रिभुज ABD की भुजाएं 9 मीटर, 8 मीटर और 13 मीटर की। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि A बराबर है हमारा 9 मीटर के, B बराबर है हमारा 8 मीटर के और C बराबर है हमारा 13 मीटर के। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं अर्ध परिमाप त्रिभुज ABD का, जो कि बराबर होगा 9 योग 8 योग 13/2 मीटर, यानी कि 30/2 मीटर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा अर्ध परिमाप त्रिभुज ABD का, जो कि बराबर होगा 15 मीटर के। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास S घटा A का मान आ रहा है 15 घटा 9 मीटर, जो कि बराबर है 6 मीटर के। S घटा B का मान आ रहा है 15 घटा 8 मीटर, यानी कि 7 मीटर। S घटा C का मान आ रहा है 15 घटा 13 मीटर, यानी कि 2 मीटर। तो अब हमारे पास S का मान भी है, S घटा A का मान भी है, S घटा B का मान भी है और S घटा C का मान भी है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है वर्गमूल S गुने S घटा A गुने S घटा B गुने S घटा C। जब हम यहाँ पर इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 15 गुने 6 गुने 7 गुने 2 मीटर वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2। यहाँ पर हमने 15 को लिखा है 5 गुने 3, 6 को लिखा है 2 गुने 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5 मीटर वर्ग, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुने 2 गुने वर्गमूल 7 गुने 5 मीटर वर्ग। यहाँ पर हमने वर्गमूल 3 गुने 3 को लिखा है 3 और वर्गमूल 2 गुने 2 को लिखा है 2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 गुने वर्गमूल 35 मीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 गुने 5.9160 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35.4964 मीटर वर्ग। तो हमारे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो हमने प्राप्त किया है वो है 35.4964 मीटर वर्ग। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, जो कि हमें प्राप्त होगा जब हम त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल से। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। हमें प्राप्त हो रहा है 30 योग 35.4964 मीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 65.4964 मीटर वर्ग। तो हमारे पास ABCD का क्षेत्रफल आ रहा है 65.4964 मीटर वर्ग, यानी कि 65.50 मीटर वर्ग लगभग। तो इस तरह हमने हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अध्याय हीरोन का सूत्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर है 3 सेंटीमीटर,
BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, CD बराबर है 4 सेंटीमीटर, DA बराबर है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमारे दिए गए विकल्प हैं 15.20 सेंटीमीटर वर्ग, दूसरा है 18.15 सेंटीमीटर वर्ग, तीसरा है 21.15 सेंटीमीटर वर्ग और चौथा है 16.45 सेंटीमीटर वर्ग। हमारा दूसरा प्रश्न है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 50 सेंटीमीटर और AC बराबर 60 सेंटीमीटर है। हमारे दिए गए विकल्प हैं 3200 सेंटीमीटर वर्ग, दूसरा है 1050 सेंटीमीटर वर्ग, तीसरा है 1600 सेंटीमीटर वर्ग और चौथा है 2400 सेंटीमीटर वर्ग। हमारा तीसरा प्रश्न है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 100 सेंटीमीटर और AC बराबर 160 सेंटीमीटर है। हमारे दिए गए विकल्प हैं 4000 सेंटीमीटर वर्ग, दूसरा है 8000 सेंटीमीटर वर्ग, तीसरा है 4800 सेंटीमीटर वर्ग और चौथा है 1500 सेंटीमीटर वर्ग। हमारा चौथा प्रश्न है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 30 सेंटीमीटर और AC बराबर 48 सेंटीमीटर है। हमारे दिए गए विकल्प हैं 379 सेंटीमीटर वर्ग, दूसरा है 864 सेंटीमीटर वर्ग, तीसरा है 167 सेंटीमीटर वर्ग और चौथा है 720 सेंटीमीटर वर्ग। हमारा पांचवा प्रश्न है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, DA बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। हमारे दिए गए विकल्प हैं 21.16 सेंटीमीटर वर्ग, दूसरा है 17 गुणे वर्गमूल 5 सेंटीमीटर वर्ग, तीसरा है 8 गुणे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग और चौथा है 46.16 सेंटीमीटर वर्ग। चलिए अब हम बढ़ते हैं इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर की ओर। हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है A यानी कि पहला विकल्प। हमारे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है D यानी कि चौथा विकल्प। हमारे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है C यानी कि तीसरा विकल्प। हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर है B यानी कि दूसरा विकल्प। हमारे पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है A यानी कि पहला विकल्प। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गति का दूसरा नियम क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि गति का तीसरा नियम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है, जिसके अनुसार हमें यह पता चला था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में ही बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा ध्यान दिया है कि जब आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो तो एकदम से रुकना आपके लिए मुश्किल हो जाता है? और इसके अलावा क्या आपने देखा है कि जब ट्रेन को रुकना होता है किसी भी स्टेशन पे तो वो पहले से ही अपनी ब्रेक्स को मारना शुरू कर देती है ताकि धीरे धीरे आकर वह अपने स्टेशन पर रुक सके। तो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा ध्यान दिया है कि ये सब चीजें किसके द्वारा मुमकिन होती हैं? दोस्तों, ये सब चीजें न्यूटन के गति के दूसरे नियम के द्वारा ही मुमकिन होती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में जान लेते हैं, जिसके बिना गति का दूसरा नियम मुमकिन नहीं है। वो है संवेग। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये संवेग क्या होता है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि संवेग क्या होता है। दोस्तों, संवेग एक मात्रा है जो कि वस्तुओं में गति की मात्रा को मापती है। संवेग को इंग्लिश के लेटर P से दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों, अगर आप चल रहे हैं या कार आपने देखी होगी सड़क पे चलती हुई, तो उसके अंदर कितनी गति है ये हमें बताता है संवेग। तो दोस्तों, वो वस्तुएं जिनके पास कम द्रव्यमान या भार होता है, उन वस्तुओं का कम संवेग होता है, जबकि जिन वस्तुओं के पास ज्यादा द्रव्यमान या भार होता है, उन वस्तुओं के पास ज्यादा संवेग होता है। दोस्तों, आपने क्रिकेट खेल तो खेला ही होगा और आपने टेबल टेनिस भी देखा ही होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। अगर आप ये क्रिकेट या टेबल टेनिस खेल रहे हो और आपके सामने वाले इंसान को लग जाए, तो किस बॉल से सामने वाले इंसान को ज्यादा लगेगी, क्रिकेट बॉल से या टेनिस बॉल से? सोचिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आपका उत्तर है कि क्रिकेट बॉल से आपके सामने वाले को ज्यादा लगेगी, तो आप बिल्कुल भी सही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेनिस बॉल का द्रव्यमान कम होता है, जिसकी वजह से उसका संवेग भी कम होता है, जबकि क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका संवेग भी ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछती हूँ। आपने बुलेट के बारे में, मतलब गोली के बारे में तो सुना ही होगा। तो गोली तो बहुत छोटी होती है, तो इसका मतलब ये है कि क्या उसका संवेग बहुत ही ज्यादा कम है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भले ही गोली का द्रव्यमान कम होता है, लेकिन इसका वेग ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि इसका वेग क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल के मुकाबले में ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि इसका संवेग भी ज्यादा होता है, भले ही इसका वजन कम हो। तो इसके अनुसार हमें यह पता चलता है कि संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर। तो दोस्तों, न्यूटन के अनुसार गति का दूसरा नियम यह कहता है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इसे कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा। तो दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि जब बॉल धीमे से आपकी बैट पर लगती है, तो आपको बहुत ही कम बल लगाना पड़ता है उस बॉल को मारने के लिए, जबकि अगर बॉल का वेग ज्यादा हो, मतलब वो ज्यादा गति से बैट को हिट करे, तो आपको बहुत ही ज्यादा बल लगाना पड़ता है उस बॉल को मारने के लिए। जिसका मतलब है कि अगर बॉल का वेग ज्यादा है, तो उसका संवेग भी ज्यादा है, जिसके अनुसार हमें यह पता चलता है कि बल बराबर है संवेग में परिवर्तन, और F बराबर mv घटा nu भाग t। चलिए दोस्तों, अब गति के तीसरे नियम के बारे में जानते हैं। न्यूटन के अनुसार गति का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए हमेशा ही एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि गति का दूसरा नियम क्या है, जिसके बाद हमने देखा कि गति का तीसरा नियम क्या है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गति का तीसरा नियम क्या कहता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि संवेग का संरक्षण क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। संवेग क्या है? गति का माप, काम का माप, दबाव का माप, ऊपर के सभी। कम द्रव्यमान या
भार वाली वस्तु में गति का मूल्य क्या होता है? अधिक संवेग, कम संवेग, कोई संवेग नहीं, इनमें से कोई नहीं। संवेग को किस से दर्शाया जाता है? A, F, W, P। बुलेट में द्रव्यमान कम होता है लेकिन डैश वेग होती है। कोई वेग नहीं, कम, ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। बल का सूत्र क्या है? P बराबर mv, S बराबर d भाग t। F बराबर mv घटा mu भाग t। इनमें से कोई नहीं। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के योग, इसका पार्ट 4। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें से आज हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और विलोपन यानी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को हटा देना, यानी विलोप कर देना या फिर एलिमिनेट कर देना। चलिए शुरू करते हैं विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए हमें 2 समीकरण के युग्म दिए होंगे, जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर से या तो x चर को या फिर y चर को एलिमिनेट कर देना है, यानी विलोप कर देना है, यानी इस समीकरण से हटा देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम किसी एक चर के गुणांकों को देखेंगे और उसके गुणांकों को एक जैसा बनाएंगे। यानी अगर एक में a1 है और दूसरे में a2 है तो हमें कुछ ऐसी संख्या से गुना करके x का समीकरण 1 में गुणांक तथा x का समीकरण 2 में गुणांक एक जैसा आ जाए, हमें ऐसी संख्याओं से दोनों समीकरणों को गुणा करना है। तो क्या आप दिमाग लगा के बता सकते हैं कि मुझे समीकरण 1 में किससे गुना करना चाहिए और समीकरण 2 में कौन सी संख्या से गुना करना चाहिए ताकि x का गुणांक एक जैसा आ जाए? तो अगर मैं समीकरण 2 को
a1 से गुना करूं और समीकरण 1 को a2 से गुना करूं तो क्या होगा, x का गुणांक समीकरण 1 में a1 गुने में a2 हो जाएगा और x का गुणांक समीकरण 2 में भी a1 गुने में a2 हो जाएगा, यानी एक जैसा आ जाएगा। इसी तरह से हम चाहे तो y को एलिमिनेट करने के लिए यानी हटाने के लिए b1 और b2 को देख करके कुछ ऐसी संख्याओं से गुना कर सकते हैं ताकि y का गुणांक सेम आ जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को हटाना चाहते हैं या y को हटाना चाहते हैं। तो इस समीकरण के युग्म में हम x को हटाएंगे। तो इसके लिए हमने समीकरण 1 को a2 से गुना किया और समीकरण 2 को a1 से गुना किया तो हमें प्राप्त होगा a1 इंटू a2x प्लस a2 इंटू b1y प्लस a2 इंटू c1 इक्वल टू 0। समीकरण 3 a1 इंटू a2x प्लस a1 इंटू b2y प्लस a1 इंटू c2 इक्वल टू 0। समीकरण 4। यहाँ पर x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे और घटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी क्योंकि पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 0 के आगे भी माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो क्योंकि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक सेम है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 0। बाकी बचे हुए को हम हल करेंगे y के मान को ज्ञात करने के लिए। तो बाकी को अगर हम हल करते हैं तो हमें ज्ञात होगा a2b1 माइनस a1b2 इंटू y प्लस a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a2c1 माइनस a1c2 बटे में a2b1 माइनस a1b2। अब y के इस मान को हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक समीकरण में, चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसा हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था कि हमें दूसरे समीकरण को ही लेना होता था अगर हमने पहले समीकरण को लिया था, बट यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो हमने समीकरण 2 लिया जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास y का मान है और इस समीकरण में भी y है, तो इस समीकरण में जहां पर y है वहां पर हम क्या करेंगे, y का मान जो हमने कैलकुलेट किया है यानी ज्ञात किया है उसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ a2x प्लस b2 इंटू में y का मान जो है माइनस a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2 बटे में a2 इंटू b1 माइनस a1 इंटू b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है। अब इस समीकरण को पूरे को अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक चर संख्या ज्ञात होगा आपको जो कि x है। तो सिर्फ एक चर है और एक समीकरण है, तो हम इसको हल कर सकते हैं और हमें यहाँ से x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, y का मान हमें पहले ही मिल गया था, तो इस प्रकार यहाँ पर x और y दोनों का ही मान प्राप्त हो जाएगा। एक और चीज, यहाँ पर a1, a2, b1, b2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में, पर एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे a2 कोई संख्या होगी, c1 कोई संख्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी गुना होकर के कोई एक सिंपल सी संख्या हमें मिल जाएगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं एक्चुअली। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं आगे एग्जांपल्स और जानते हैं कि किस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उदाहरण देखते हैं। विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 है। चलिए इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे एक के ऊपर एक और फिर देखेंगे कि क्या इसके कोफिशिएंट्स यानी गुणांक बराबर है या नहीं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ x का गुणांक भी पहले से ही बराबर है तथा y का गुणांक भी पहले से ही बराबर है। तो हम x को लेके हल करते हैं। क्योंकि x का गुणांक पहले से बराबर है तो हमें किसी संख्या से इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको घटाएंगे, जिसके लिए हम नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देंगे।
तो यहाँ आ जाएगा x के आगे माइनस क्योंकि x प्लस में है पहले से, y के आगे प्लस क्योंकि y पहले से माइनस में है, और 4 के आगे माइनस क्योंकि 4 पहले से प्लस में है। तो x में से x घट के 0 हो जाएगा, प्लस का y और प्लस का y दोनों 2y हो जाएगा, बराबर में 14 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 10 के। तो अगर अब हम इसको हल करें 2y बराबर 10 को, तो यहाँ से हमें y का मान 5 ज्ञात होगा। अब हम क्या करेंगे, अब y के इस मान को यानी y बराबर 5 को किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी भी एक में प्रतिस्थापन करेंगे इसका, तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं y का मान यानी x प्लस वाई बराबर 14 में हम y बराबर 5 रखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने y की जगह पर 5 को प्रतिस्थापित किया तो x का मान हमें मिल जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि x बराबर 9, और y का मान हमने पहले निकाल लिया था 5, तो y का मान 5 और x का मान 9 इस समीकरण के युग्म का उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। समीकरण 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म की भी एक्चुअल में हमें जरूरत नहीं पड़ती है विलोपन विधि में। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों ही एक जैसे फॉर्म में हैं। अगर समीकरण 1 में बराबर में 0 है तो हमें समीकरण 2 को भी इस प्रकार लिखना है ताकि बराबर में 0 आ जाए। तो इसलिए हमने समीकरण 1 और 2 को दोबारा लिखा है और उसको 3 और 4 का नाम देंगे। तो समीकरण 3 हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और समीकरण 4 हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब इस प्रकार आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 दोनों ही क्या है, एक जैसे फॉर्म में है और दोनों ही में इक्वल टू में 0 है। तो अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, क्या x या y दोनों में से किसी के भी गुणांक बराबर हैं? पहले समीकरण में y का गुणांक -5 है तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक -2 यानी बराबर नहीं है। इसी प्रकार x का गुणांक एक में 3 है और एक में 9 है तो ये भी बराबर नहीं है। तो अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहें तो हमें समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 5 से गुना करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहें तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें तो दोनों ही समीकरणों में x का गुणांक बराबर आ जाएगा यानी कि 9 आ जाएगा। तो हम यही करेंगे, हम समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस में x का जो गुणांक है वो बराबर है, तो अब हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं और हम क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देंगे। ये हो जाएगा माइनस, माइनस का 2y की जगह पे हम प्लस 2y कर देंगे, माइनस का साथ है तो यहाँ प्लस कर दिया हमने। अब 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा, 0। और इसको अगर हम हल करते हैं तो माइनस 15y प्लस का 2y हो जाएगा माइनस 13y। इसी तरह से माइनस का 12 प्लस का 7 हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण से। तो इस समीकरण को हल कीजिए, यहाँ से आ जाएगा y बराबर -5/13। अब y का तो हमें मिल गया अचर संख्या। अब y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, वहां से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो y के इस मान को हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण, चलिए पहले समीकरण में जो समीकरण 1 था उसमें प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू में -5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको आगे हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3x बराबर -25/13 प्लस 4, और -25/13 प्लस 4 को जोड़ने पर आ जाएगा 27/13। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 27/13। और x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ जो 3 है उसको हम दूसरी तरफ हर में ले जाएंगे। ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 39। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में ही 3 कॉमन है,
तो उससे अगर हम काटते हैं 27 को तो 9 बार में कटेगा और 39 को काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 9/13। तो x बराबर 9/13 तथा y बराबर -15/13 इस समीकरण का हल है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें हमने विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड आज पढ़ा। अगली वीडियो में हम सेम टॉपिक का वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखने में थोड़ा टफ लगता है, बट आप इसकी फॉर्मूले को या फिर किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, वो ध्यान से देख लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो तब तक आप लोग एनसीईआरटी बुक के 3.4 एक्सरसाइज को हल कीजिए। 3.5 एक्सरसाइज यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो एक्सरसाइज है यानी अध्याय है, उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म डेली टेस्ट 4। प्रश्न 1, विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 6 को हल कीजिए। पहला ऑप्शन है x बराबर 8 y बराबर 2, दूसरा ऑप्शन है x बराबर -8 y बराबर -2, तीसरा ऑप्शन है x बराबर 5 y बराबर 3 तथा चौथा ऑप्शन है x बराबर 2 y बराबर 8। प्रश्न 2, विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 14 तथा 2x माइनस वाई बराबर 3 को हल कीजिए। ऑप्शंस हैं, पहला x बराबर 4 y बराबर -5, दूसरा x बराबर -4 y बराबर -5, तीसरा x बराबर 4 y बराबर 5, चौथा x बराबर 12 y बराबर 8। विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5 तथा 12x प्लस 8y बराबर 20 को हल कीजिए। ऑप्शंस हैं, पहला x बराबर 3 y बराबर 2, दूसरा x बराबर -5 y बराबर -7, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल तथा चौथा कोई हल नहीं। प्रश्न 4, विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 14 तथा 3x प्लस 1.5y बराबर 14 को हल कीजिए। ऑप्शंस हैं, पहला x बराबर 3 y बराबर 2, दूसरा x बराबर 4 y बराबर -7, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल तथा चौथा कोई हल नहीं। प्रश्न 5, विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म वर्गमूल 5x प्लस 2 वर्गमूल 3y बराबर 0 तथा 3 वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 6y बराबर 0 को हल कीजिए। ऑप्शंस, पहला x बराबर वर्गमूल 5 y बराबर 2 वर्गमूल 3, दूसरा x बराबर वर्गमूल 3 y बराबर वर्गमूल 8, तीसरा x बराबर 0 y बराबर 0, चौथा x बराबर माइनस वर्गमूल 5 y बराबर -2 वर्गमूल 3। सही उत्तर पहले का A, दूसरे का C, तीसरे का C, चौथे का D, पांचवे का C। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में कि आखिर ये कितनी तरह की होती हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जाता है, और हम ये भी जानेंगे कि हमें कैसे पता लगाना है कि कितनी क्षमता का लेंस इस्तेमाल होगा। अब इसे जानने के लिए आपको कुल 5 चीजों के बारे में जानना है। पहला तो है बिंब, कि आखिर जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है। दूसरा हमें जानना है प्रतिबिंब के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिंब का लेंस प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा हमें जानना है दृष्टिपटल के बारे में, यानी कि वो जगह जहां पर प्रतिबिंब को बनना है।
और चौथी चीज जो हमें जाननी है वो है पक्षमाभी पेशियां, और पांचवा चीज तो है हमारा लेंस। ठीक है, तो इन 5 चीजों के बारे में ही हम बात करेंगे आज की पूरी वीडियो में। शुरुआत करते हैं समझते हुए कि आखिर जो हमारा लेंस है वो चीजों को दृष्टिपटल पे कैसे बनाता है, यानी कि जितने भी बिंब होते हैं वो सारे दृष्टिपटल पर ही अपना प्रतिबिंब कैसे बना पाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे दृष्टिपटल से। तो ये हमारा दृष्टिपटल है और इसके आगे क्या लगा होगा, हमारी आंखों का लेंस। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं पक्षमाभी पेशियां। लेंस के दोनों ओर पक्षमाभी पेशियां होती हैं और यहाँ पर ये हमारी लाइन बन गई मुख्य अक्ष। और मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी हुई है और ये दूर पे रखी हुई है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि अभी क्या है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दृष्टिपटल से थोड़ा आगे बन रहा है। अब हमें ये बात पता है कि यहाँ पर जो फोकस दूरी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो बिंब की प्रतिबिंब बने वो दृष्टिपटल पर बने। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो पीछे की तरफ खिंच जाएंगी। पेशियों के पीछे खिंचने से क्या होगा कि जो हमारा लेंस है वो पतला हो जाएगा और उससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा लेंस बन जाएगा। और अब क्या होगा कि दूर की जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो वापस से दृष्टिपटल पर बनने लगेगा। अब मान लीजिए कि हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे थे और देखते देखते अचानक से हमने किसी पास की वस्तु को देखना शुरू कर दिया। तो अभी क्या है, जो हमारा लेंस है वो तो अभी भी पतला है, परंतु अब हम किसी निकट की वस्तु को देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब दृष्टिपटल से पीछे बन रहा होगा क्योंकि फोकस दूरी बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, जो हमारे पक्षमाभी पेशियां हैं वो वापस से शिथिल हो जाएंगे, जिससे हमारा लेंस मोटा हो जाएगा और उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वापस से दृष्टिपटल पर बनने लगेगा। परंतु जो हमारा लेंस है वो एक हद तक ही मोटा हो सकता है और इसलिए हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक के पास की वस्तु को देख सकते हैं। इससे ज्यादा पास में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो हमें धुंधली दिखेगी या फिर हमारी आंखों में उसे देखने पर दर्द होगा। तो ये जो चीज है इसे कहा जाता है समंजन क्षमता, और समंजन क्षमता के कारण ही हम दूर की, पास की और हर जगह की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख पाते हैं। अब जब समंजन क्षमता में कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार क्या होता है कि उम्र के कारण या फिर किसी और वजह से जो हमारा पक्षमाभी पेशियां हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और इस वजह से हमारी समंजन क्षमता खराब हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों का आकार ही बड़ा या छोटा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा दृष्टिपटल है वो आगे या फिर पीछे चला जाता है और उससे क्या होता है कि पक्षमाभी पेशियां अभी भी पुराने वाले दृष्टिपटल पर जो इमेज है या प्रतिबिंब है उसे बनाने की कोशिश कर रही है, परंतु जो दृष्टिपटल है वो आगे या पीछे हो चुका है और इस वजह से फिर से जो प्रतिबिंब होता है वो धुंधला बनता है। और यही दिक्कत है जिसकी वजह से हम चीजों को ढंग से नहीं देख पाते। अब चलिए जानते हैं कि चीजों को ठीक कैसे किया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि उनके आगे एक उचित क्षमता का लेंस लगाया जाता है, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेंस लगाना है और कितनी क्षमता का लगाना है। इसके लिए आइए एक सवाल करते हैं। तो सवाल है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से परे की वस्तुओं को नहीं देख सकता। दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कितनी शक्ति के लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो 30 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो क्या आपको पता चल गया कि दोष कौन सा है? अगर आपका उत्तर है निकट दृष्टि दोष तो आप सही हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी जो आंखें हैं वो 30 सेंटीमीटर तक की चीजों को देख सकती हैं। अब हमें पता है कि उसके आगे एक लेंस लगाना है। यहाँ पर एक स्क्वायर डब्बा बनाया गया है क्योंकि मान लीजिए हमें नहीं पता कौन सा लेंस लगाना है और ना हमें ये पता कि कितनी क्षमता का लगाना है। अभी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस लगेगा और इसकी क्षमता कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं मुख्य अक्ष। अब हमें ये पता है कि ये आंख जो है वो 30 सेंटीमीटर तक तो चीजों को देख सकती है, परंतु अगर उसके बाद कोई चीज रखी है तो उसे नहीं देख सकती। और हम चाहते हैं कि जो ये आंख है वो अनंत पर रखी हुई चीज को भी देख पाए।
तो चलिए मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई बिंब अनंत पर रखा हुआ है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? जैसा हमने प्रकाश वाले अध्याय में पढ़ा था, जो बिंब होता है उसकी दूरी को u से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा? अनंत। अब हम क्या चाहते हैं? हमने जो ये लेंस लगाया है, हम चाहते हैं कि ये लेंस जो अनंत पर रखी चीज है उसको 30 सेंटीमीटर पे बना दे, क्योंकि हमारी आंख 30 सेंटीमीटर की चीज को तो देख ही सकती है। तो अगर अनंत पर रखी चीज की इमेज को 30 सेंटीमीटर पे बनाया जाएगा तो हमारी आंखें उस इमेज को देख सकती हैं और फिर हमें चीजें जो अनंत पर रखी हैं वो भी दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीजें यानी कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही लेंस के पीछे की तरफ बना हुआ है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू माइनस में आएगी। तो u हो जाएगा हमारा माइनस अनंत या फिर माइनस इन्फिनिटी, और जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हो जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। अब आपने एक चीज पढ़ी थी लेंस सूत्र, जो था 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर आपको v तो पता है और आपको u भी पता है, तो इससे आपको f भी पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लेंस सूत्र लगाइए और जल्दी से निकालिए कि f कितना होगा, और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आपने उत्तर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आपका उत्तर सही है या फिर नहीं। यहाँ पर b हो जाएगा -30 और इन्फिनिटी को 1/∞ तो 0 ही लेते हैं, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा 1/f आ जाएगा 1/-30 और इससे हमारा f आ जाएगा -30। तो अगर आपका उत्तर यही आया है तो अब जल्दी से पता करिए कि इसकी क्षमता कितनी होगी। आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता होती है 1/f। अब आपको f दिया हुआ है -30, यानी कि लेंस की क्षमता हो जाएगी 1/-30। तो क्या आप लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं? जरा कोशिश कीजिए। अगर आपने यहाँ पर 1 को 30 से डिवाइड किया है तो आपका उत्तर गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता के लिए जो फोकस दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर f हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसलिए हमें इसे पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। अब क्योंकि 1/-30 है और हमें 30 को 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम सीधा 100 से गुना कर देंगे तो भी ये वैल्यू मीटर में बदल जाएगी, और इससे जो हमारा लेंस की क्षमता होगा वो आ जाएगा -3.33 डायोप्टर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्षमता तो हमें पता चल गई और साथ में आगे एक माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा जिसकी पावर 3.33 डायोप्टर होनी चाहिए, और उसके बाद जो इस आंख का दोष है उसे ठीक किया जा सकता है। चलिए अच्छे से समझने के लिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से पहले वस्तुओं को नहीं देख सकता। दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कितनी शक्ति के लेंस का उपयोग करना चाहिए? अब ये सवाल तो पहले जैसा ही दिख रहा है, परंतु यहाँ पर बस एक चीज बदली है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, यानी कि जो व्यक्ति है अब वो 30 सेंटीमीटर तक की चीजों को नहीं देख सकता, परंतु अनंत तक की चीजें उसके बाद उसे दिख रही हैं, यानी कि 30 सेंटीमीटर से बाद की चीजें दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दोष तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही। अब मान लीजिए ये आंख है और इसके आगे एक लेंस लगाएंगे तो ये जो दिक्कत है वो सही हो जाएगी। अब लेंस कैसा लगाना है वो पता करना है हमें। यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष बनाया और हम जानते हैं कि इस व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या चाहेंगे, एक तो बात है कि हमें 25 सेंटीमीटर से पहले का वैसे भी नहीं दिखता, तो हम चाहेंगे कि अगर 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी हुई है तो ये लेंस क्या करे, उसकी इमेज को 30 सेंटीमीटर पे बना दे। उससे क्या होगा, 30 सेंटीमीटर के बाद की चीजों को तो हम देख ही सकते हैं, तो हम 30 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बनेगी तो उसे भी देख पाएंगे। तो यू हमारा हो जाएगा -25 और v हो जाएगा -30, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ही चीजें लेंस के पीछे की तरफ रखी हुई हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको लगाना है लेंस सूत्र, लगाइए और उत्तर निकालिए। तो आपने उत्तर निकाल लिया होगा। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1.5 मीटर। अब आपको फोकस दूरी तो नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए था लेंस की क्षमता, तो हम यहाँ पर लेंस की क्षमता निकालेंगे। लेंस की क्षमता होती है 1/f।
तो उत्तर आ जाएगा 1/1.5 मीटर, जिसको हम आगे फ्रैक्शन में निकाले तो उत्तर आ जाएगा 6.68 डायोप्टर। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंस की क्षमता पॉजिटिव आई है, यानी कि जो हमने लेंस इस्तेमाल किया होगा वो उत्तर लेंस होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना दृष्टि दोष के बारे में। अब आपको इसके बारे में घर से पढ़ के आना है, जिससे आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के अंदर दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। अगली वीडियो में हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप इनके बारे में भी पढ़कर आइएगा। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज पढ़ के आनी है, जो है एक प्रिज्म से अपवर्तन किस तरह से होता है। अब प्रकाश वाले अध्याय में आपने ग्लास स्लैब से अपवर्तन पढ़ा था, प्रिज्म से अपवर्तन भी कुछ उसी तरह का है, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। तो अगली क्लास में आप वो पढ़ कर आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्विज 2। पहला प्रश्न, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पश्चिमाभिपेशियां लेंस की फोकस दूरी को डैश ए शून्य कर देती है, ऑप्शन बी घटाती है, ऑप्शन सी बढ़ाती है, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, एक सामान्य वयस्क कितने निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को डैश वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर से पहले की, ऑप्शन बी पास की, ऑप्शन सी दूर की, ऑप्शन डी पास एवं दूर दोनों की। चौथा प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष को डैश लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दोनों लेंस, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न, एक लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दोनों एंड ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। सही उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का बी और पांचवें प्रश्न का उत्तर है ए। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।